जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी, क्लास शुरू करें जी। क्या हाल है आपके? ठीक-ठाक हैं? जी सर, ठीक है। सही है। रमज़ान ठीक जा रहा है आप लोगों का? जी सर। चलें। जी, तो फिर हम शुरू करते हैं। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स की क्या बेनिफिट्स होती हैं, क्या डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं, और उसमें हमने ख़ास तौर पे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि मेटल और आयरन की मेटल और कंक्रीट की क्रोजन कैसे होती है, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड इन दैट। ठीक है। सो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सो उसमें हम जो बात करेंगे आज वो है एसिड माइन ड्रेनेज की। मैं बड़ी दफ़ा ये बात आपको बता चुका हूँ कि एसिड माइन ड्रेनेज क्या होती है। तो ड्यूरिंग माइनिंग ऑफ ओर डिपॉजिट्स एंड बिटुमिनस कोल होता है, जो कच्चा कोल होता है जो फौरन जल जाता है। ठीक है, जिसको फौरन आग लग जाती है। जिस वक्त आप माइनिंग कर रहे होते हैं ओर डिपॉजिट्स की या बिटुमिनस कोल की, तो उस वक्त क्या होता है, पाइराइट पाइराइट क्या होता है? इट इज आयरन सल्फाइड। दैट pyrite exposure to oxygen and moisture becomes a source of an acidic iron rich leachate called acid mine drainage. जिस वक्त आप और डिपॉजिट्स की या ब्यूटिमिनस कोल की माइनिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त जो पाइराइट होता है आयरन सल्फाइड, दैट एक्सपोजेस टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ मिलता है तो वहां पे आयरन रिच एसिडिक लीचेट बनता है। ठीक है, विच मूव्स डाउनवर्ड्स। इसको हम एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। ठीक है। सो पाइराइट व्हेन इट एक्सपोजेस टू ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, व्हाट हैपेंस इज, अभी मैं आपको बताऊंगा होता क्या है एक्चुअली, कि जो सल्फाइड है जब उसकी ऑक्सीडेशन होती है तो वो सल्फेट में चेंज होता है, और वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे आयरन मौजूद है तो वहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक लिक्विड बनता है जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। और वो जो लिक्विड या पानी होता है जिसमें आयरन और एसिडिक रिच होता है, दैट मूव्स टुवर्ड्स द टेप, मींस वो नीचे की तरफ को मूव करता है। और जहाँ जहाँ वो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, वहाँ से वो सॉइल को डैमेज करता चला जाता है। इसलिए इसको एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज कि पानी जब मूव करता है तो दैट इज जैसे ड्रेनेज चैनल्स होते हैं, ड्रेनेज कैनाल्स होती हैं। इसी तरह से ये एसिड माइन है, इसलिए कि जब माइनिंग हो रही थी उस वक्त पाइराइट की ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सपोजर की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। इसलिए इसको एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। It can have pH less than 2 and can seriously impair the quality of receiving water. जहां पर भी ये पानी जाता है, से आगे जाके ये किसी कैनाल में जा रहा है या जहां पर भी ये जा रहा है एसिड माइन ड्रेनेज, वो माइंस का पानी जहां पर भी जा रहा है वहां पे जाके ये उस पानी को जिसमें जाके ये शामिल हो रहा है, सीरियसली उसकी क्वालिटी खराब कर देता है। इसलिए कि इसकी पीएच इवन लेस देन 2 होती है। तो जब इतनी ज़्यादा लेस पीएच का पानी वहाँ जाके मिलता है तो उसकी पीएच भी बहुत कम हो जाती है। अगर वो सॉइल पे जाता है तो सॉइल को डैमेज कर देता है, पानी में जाता है तो पानी को डैमेज कर देता है। दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। ठीक है।
कि ऊपर आप समझें कि कोई माइन है जहाँ से वो माइनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे आयरन रिच आयरन सल्फाइड था, पायराइट था। तो जब उन्होंने माइनिंग शुरू की तो उसकी वजह से ये हुआ कि वहाँ पे सम और दी अदर मॉइस्चर भी अवेलेबल हो गई, ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो गई। तो इससे जो ये पानी नीचे जो ड्रेनेज वाटर नीचे को मूव कर रहा है, दिस इज रिच इन आयरन एंड इज हाईली एसिडिक। सो इसलिए इसको एसिड माइन ड्रेनेज कहते हैं। अब ये जहां पर भी जाता है वहां से सॉइल को, पौधों को डैमेज करता चला जाता है। जैसे ये देखिए आप, ये जहां जहां जाता है वहां से सॉइल डैमेज होती चली जाती है। सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय preventing the exposure of tailings to oxygen and moisture। कि वो जो आपकी माइन है उसकी जो टेलिंग्स हैं, जो टेल एंड है, जो नीचे का एंड है, उसकी एक्सपोजर को आप रोकें किसी तरह से कि वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सपोज ना हो। ठीक है, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को एक्सपोज होता है तो तब ही ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ पे स्ट्रांगली एसिडिक ड्रेनेज वाटर बनता है जो फिर आगे जाके डैमेज करता है सॉइल को या वाटर को। या क्या करें आप, मिक्सिंग ऑफ टेलिंग्स विद एसिड कंज्यूमिंग रॉक्स टू न्यूट्रलाइज एसिड प्रोडक्शन। आप जो माइंस की टेलिंग्स हैं, जो उनकी टेल्स हैं, वहां पे आप ऐसी रॉक्स रख दें जो एसिड को न्यूट्रलाइज करने का या कंज्यूम करने का प्रोसेस रखती हैं, जिनमें ये एबिलिटी है कि वो एसिड को कंज्यूम कर सकती हैं, ताकि वो एसिड को वहीं पे कंज्यूम कर लें, आगे जो ड्रेनेज वाटर जाए वो रिच इन एसिड ना हो। या क्या हो सकता है, डिपॉजिटिंग टेलिंग्स on impermeable material so that acid leachate can be collected and treated। या आप ये करें कि उसको वो जो लीचेट या जो पानी ऊपर से आ रहा है उसको किसी तरह से किसी ऐसी जगह पे आप इकट्ठे कर लें, उसके नीचे कोई ऐसी चीज बिछा दें कि पानी वहां पे जमा होता जाए, आगे ना जाए, और उस पानी को फिर आप वहां से ट्रीट कर लें। जैसे आप एक पॉन्ड बना लें, वहां पे उसके नीचे कोई इम्परमिएबल लेयर लगा दें ताकि पानी नीचे लीच डाउन ना करे, और उस पॉन्ड में जब वो पानी जमा होता जाए तो उसको आप ट्रीट करते रहें ताकि जब आगे निकालें आप पानी उस पॉन्ड में से तो दैट शुड नॉट बी टू एसिडिक। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द एसिड माइन ड्रेनेज। Now another consequence of biogeochemical cycles is metal recovery through microbial participation in ore leaching। So अगर इसके ड्रॉबैक्स हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। जैसे ऐसी ओर्स जहाँ पे जो बहुत पुअर क्वालिटी की होती हैं, वहाँ से केमिकल प्रोसेस के थ्रू मेटल्स को रिकवर करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है जो ओर लीचिंग के थ्रू, उसकी लीचिंग के थ्रू वहाँ से मेटल्स को रिकवर कर सकते हैं। कैसे? माइक्रोबियल लीचिंग ऑफ ओर बॉडीज इन सिटू, कि जहां वो है वहीं पे उसकी लीचिंग करवा ली जाती है। इन स्टॉक पाइल्स और इन माइन टेलिंग्स मेक्स मेटल रिकवरी फिजिबल फ्रॉम लो ग्रेड ओर्स इन विच the metal is not economically recoverable by smelting। Smelting is the chemical process through which आप वहां से मेटल्स को अलहदा करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनमें वो जो भी मेटल आप अलहदा करने चाह रहे हैं वो इतनी कम क्वांटिटी में होता है कि ये स्मेल्टिंग का प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं कि वहाँ पे आप माइक्रोबियल लीचिंग का प्रोसेस करते हैं, कि वहीं पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं उन स्टॉक पाइल्स में या माइन टेलिंग्स में, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऊपर से उनको लीच डाउन करते हैं, उस ओर्स को नीचे
टेल्स की तरफ, या जो भी आप रिकवरी के लिए जो भी आप पॉन्ड बनाते हैं, ये जो भी बनाते हैं जगह, आप वहां पे वो सॉल्युबल होके वहां पे आ जाती है, और वहां से फिर आप उसको इकोनॉमिकली रिकवरेबल हो जाता है, वो पॉसिबल हो जाता है वहां से, क्योंकि वो अभी मैं आगे जाके आपको पिक्चर दिखाऊंगा तो आप और बेहतर समझ सकेंगे इसको। ऊपर से जो मेटल जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो सॉल्युबल होके नीचे आ जाती है, जहां पे आपने एक पॉन्ड बनाया होता है उसमें आके वो डिपॉजिट हो जाती है। अब उस पॉन्ड में मेटल की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, लिहाजा वहां से आपके लिए उसको अलहदा करना पॉसिबल हो जाता है, जो कि अदरवाइज केमिकल प्रोसेस के थ्रू, स्मेल्टिंग वगैरह के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है। So this is commonly used for recovery of copper and uranium. ये आमतौर पे कॉपर और यूरेनियम की रिकवरी के लिए यूज किया जाता है। So actually what happens, ferric sulfides usually accompany the copper sulfides in ore. जहां पे फेरिक सल्फाइड होगा वहां पे आमतौर पे कॉपर सल्फाइड भी होता है, और इस तरह से आयरन की ट्रांसफॉर्मेशंस आर कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन चेन। सो इस तरह से आयरन की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, क्योंकि आप तो इंटरेस्टेड हैं कॉपर सल्फाइड में, लेकिन वहां पे फेरिक सल्फाइड भी मौजूद है, ठीक है। सो फिर वहां पे सिर्फ कॉपर ही नहीं बल्कि वहां पे आयरन की ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रही होती हैं। होता क्या है कि फेरस आयरन इज फॉर्म इन द ओर बॉडी, कि वहां पे जो फेरिक है वो फेरस में चेंज हो जाता है बाय रिएक्शन ऑफ फेरिक आयरन विद कॉपर सल्फाइड। वो जो फेरिक है, ये वाला फेरिक, ये कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, फेरिक कॉपर सल्फाइड के साथ मिलता है, एंड यू गेट फेरस एंड कॉपर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मोबिलाइज्ड कॉपर। आप कॉपर में इंटरेस्टेड हैं, कॉपर को वहां से आप आइसोलेट करना चाहते हैं, आप वहां से रिमूव करना चाहते हैं। सो दिस मोबिलाइज्ड कॉपर इज रिकवर्ड फ्रॉम द लीचेट बाय सेडिमेंटेशन, सॉल्वेंट एक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस। सो ऊपर से लीचेट जो होता है, जो पानी होता है, वो नीचे एक पॉन्ड में आता है, जहां पे कॉपर अब मोबिलाइज्ड कॉपर में चेंज हो चुका है, अब सॉल्युबल हो चुका है, लिहाजा वहां से आप बड़े आराम से बाय सेडिमेंटेशन, बाय सॉल्वेंट एक्शन और बाय इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस पिक्चर से आप, अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप और बेहतर समझ सकेंगे। जो फेरस बाकी बच जाता है आफ्टर कॉपर रिमूवल इज रीऑक्सीडाइज्ड, वो दोबारा से ऑक्सीडाइज होके उसी रिएक्शन में दोबारा से यूज हो जाता है, ठीक है। और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया दे कन्वर्ट सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे जो सल्फर बनता है ये उसको सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देती हैं। दिस एसिड, ये जो एसिड बनता है, दिस फोर्टिफाइज द लीचिंग सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन जो कॉपर को लीच डाउन कर रहा होता है, ये उसको और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं उसको, क्योंकि सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर को और ज्यादा मोबिलाइज करता है और ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है वो, विच इज रीसर्कुलेटेड फॉलोइंग द मेटल हार्वेस्ट। सो वो नीचे पॉन्ड में से मेटल को हार्वेस्ट करने के बाद इस सल्फ्यूरिक एसिड को आप दोबारा से ऊपर डाल देते हैं उस ओर के, और वो दोबारा से फिर अपना काम शुरू कर देता है। अब inoculation of the ore body with microorganisms is usually unnecessary, और आम तौर पे जो और बॉडीज हैं वहां पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको इंट्रोड्यूस नहीं करने पड़ते, बल्कि ये नेचुरली ही वहां पे मौजूद होते हैं। सो ये प्रोसेस नेचुरली होता रहता है। So normally occurring iron and sulfur oxidizers and acidophilic heterotrophs establish themselves unaided, उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं होती है,
वो खुद ही वहां पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। अमंग इम्पोर्टेंट स्पीशीज इन ओर लीचिंग आर द फॉलोइंग। वो कौन सी हैं इम्पोर्टेंट स्पीशीज जो ओर लीचिंग में हेल्प करती हैं? दोज आर Thiobacillus feroxidans, Thiobacillus thioxidans एंड Leptospirillum feroxidans, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो ओर लीचिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये वो प्रोसेस है जो मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको फिगर से बेटर समझा सकूंगा। ये देखें, ये ओर बॉडी है, ठीक है, जिसमें कापर की कंसंट्रेशन बहुत कम है, लिहाजा केमिकल प्रोसेस के थ्रू इसमें से कापर निकालना बड़ा मुश्किल है। समहाउ और दी अदर इसके ऊपर पानी डाला जाता है, ठीक है। वो पानी क्या करता है, इसको पानी इसमें से इस ओर में से गुजर के नीचे जाता है, और ड्यूरिंग दैट जो जैसे मैंने कहा इस ओर में जो आयरन सल्फाइड और कापर सल्फाइड हैं, वहां से जो कापर है वो मोबिलाइज हो जाता है और जो आयरन है वो फ्री हासिल हो जाता है आपको। और जो सल्फाइड है दैट्स ड्यू टू सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया चेंजेस टू सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये पानी जब नीचे मूव करता है तो यहाँ पे एक कलेक्शन पॉन्ड बनाया होता है। अब इस कलेक्शन पॉन्ड में क्या होता है, इस कलेक्शन पॉन्ड में जो मटेरियल आता है, जो लीचेट आता है ऊपर से, दैट इज रिच इन मोबिलाइज्ड कॉपर। मैंने आपको रिएक्शन दिखाया था अभी, ठीक है। अब इस पॉन्ड में से आप उस कॉपर को सेडिमेंटेशन की थ्रू सॉल्वेंट और यूज करके या इलेक्ट्रोडायलिसिस के जरिए आप उसको अलग कर सकते हैं, और जो बाकी का पानी होता है उसको दोबारा से उठा के विच इज नाउ फोर्टिफाइड विच इज रिच इन सल्फ्यूरिक एसिड, उसको उठा के आप दोबारा से यहाँ पे डाल देते हैं। लिहाजा ये और ज्यादा एफिशिएंटली उस कॉपर को मोबिलाइज करता है, वो दोबारा नीचे आता है, वहां से उसको कलेक्ट करते हैं, इस सल्फ्यूरिक एसिड को दोबारा से ऊपर डाल देते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोबियल लीचिंग। और ये सारा प्रोसेस क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यहाँ पे खुद ब खुद ही ग्रो कर जाते हैं, आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप उसकी एक और वर्जन देख सकते हैं, कैसे ये एक ओर है, ठीक है, लो ग्रेड कॉपर ओर, लो ग्रेड है, कॉपर सल्फाइड है। अब सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड में से कॉपर को अलग नहीं किया जा सकता है। आप क्या करते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकलर से मॉइस्चर डालते हैं, पानी डालते हैं। अब जब पानी इसके ऊपर डालते हैं, इसमें वो बैक्टीरिया ग्रो कर चुके होते हैं ऑलरेडी, जो ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये इस ओर को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो कॉपर होती है वो सोल्यूशन में आ जाती है, ठीक है। कॉपर 2+ एंड सल्फेट एंड आयरन ये सॉल्युबल होके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कॉपर मेटल रिकवरी प्लांट में, जहाँ से कॉपर को रिमूव कर लिया जाता है और जो फेरस है वो दोबारा से ऑक्सीडाइज होकर फेरिक बनता है, और वहाँ पे फिर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फर जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज करते हैं और उसको दोबारा से इसके ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हम इस लो ग्रेड ओर से कॉपर को अलहदा कर सकते हैं, ठीक है, जो कि किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू मुमकिन नहीं होता। So this was about the microbial leaching of low quality ores, metal recovery through microbial leaching. Now another process or the benefit or the consequence of biogeochemical cycle is the biomethylation of metals and metalloids. क्या आप metals और metalloids के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जरिए मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं? उससे क्या होता है ये अब हम अभी देखते हैं। बायोमेथिलेशन इज एक्चुअली द बायोलॉजिकली मीडिएटेड लिंकिंग ऑफ एन अल्काइल ग्रुप टू ए मेटल।
कि एक मेटल के साथ एक अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप जो है वो आप अटैच कर देते हैं, या दैट में बी मेटल और मेटलॉइड एलिमेंट। मेटल या मेटलॉइड एलिमेंट जो होता है, यू नो कि मेटलॉइड और मेटल में क्या फ़र्क है। अगर आप पीरियोडिक चार्ट देखें तो मेटल के साथ मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें इन ट्रांजिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो जब ये अल्काइल ग्रुप अटैच होता है मेटल या मेटलॉइड के साथ, तो क्या आपको हासिल होता है? यू गेट ऑर्गेनोमेटलॉइड। वो जो मेटलॉइड है या मेटल है, दैट चेंजेस टू ऑर्गेनिक फॉर्म, ठीक है। एंड बायोमेथिलेशन ग्रेटली alters the physical and chemical properties of a metalloid, जिसकी वजह से उस मेटलॉइड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। It also has a major effect on the fate and biological impact of metalloids in the environment. इसके अलावा ये इस चीज़ पे भी इफेक्ट करती हैं कि वो मेटलॉइड इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि अल्काइल ग्रुप अटैच होने की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, लिहाजा फिर उसकी फेट भी चेंज हो जाती है। फेट का मतलब है कि where does it go, what does it form, how it affects the environment. So अगर मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच ना हो तो it affects the environment in a different way, whereas अगर इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो it affects differently. Methylation also alters the toxicity of the element. Even जो element है उसकी toxicity भी इससे change हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं बायोमेथिलेशन ऑफ मर्करी की। Mercury, you know, is the most common metal pollutant present in the environment. मर्करी यू नो कॉस्मेटिक्स में होता है, पेंट में होता है, और शायद बहुत मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। सो इट इज मोस्ट कॉमन मेटल पोल्यूटेंट विच इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हायर कंसंट्रेशंस कैन बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। लिहाजा इसकी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में रिलीज हो सकती है थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जहाँ पे जाके वो फिर सर्टन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। The most common form of mercury released to the environment is the divalent form Hg2+. ज़्यादातर जो मर्करी इन्वायरमेंट में रिलीज होती है वो मर्करी 2+ फॉर्म में रिलीज होती है। And biomethylation of mercury occurs in the sediments of rivers, lakes and other water bodies. कि रिवर्स, लेक्स और दूसरे वाटर बॉडीज की जो सेडिमेंट्स होती हैं वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसके साथ मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, लिहाजा हम कहते हैं इसको कि वहां पे इसकी बायोमेथिलेशन हो जाती है। Microbes methylate mercury in both aerobic and anaerobic environment, और ये दोनों एरोबिक और एनारोबिक एनवायरनमेंट में हो सकती है कि मिथाइल ग्रुप मर्करी के साथ दोनों कंडीशंस में अटैच हो सकते हैं। एंड मेथिलेशन ऑफ मर्करी इज डन मोस्टली बाय सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसके साथ मिथाइल ग्रुप को अटैच करते हैं? दोज आर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। The reason of mercury methylation is not well understood. अभी तक मुकम्मल तौर पे ये क्लियर नहीं है कि मर्करी के साथ मिथाइल ग्रुप क्यों अटैच होता है, लेकिन ये पता है कि मेथिलेशन ऑफ मैनी मेटलॉइड्स इज ए मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। लेकिन ये कहा जाता है कि बहुत सारी मेटलॉइड्स में अगर उनकी मेथिलेशन हो जाए तो वो डिटॉक्सीफाई हो जाती हैं। कैसे डिटॉक्सीफाई हो जाती हैं अभी हम डिस्कस करेंगे।
कि मैथिलेशन से वो डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होती है। ये देखें, इससे आप इसको बेटर समझ सकेंगे। ये देखें, ये मरकरी है विच कैन गो टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। और हमने कहा कि जनरली जो मरकरी है ये मरकरी 2+ फॉर्म में मौजूद होती है। इसकी जब रिडक्शन होती है तो ये एलिमेंटल मरकरी में कह लें आप चेंज हो जाती है, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू और रिडक्शन के थ्रू। और ये जो मरकरी है, दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड थ्रू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद बायोजेनिक हाइड्रोजन सल्फाइड। बायोजेनिक हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब है जो बायोलॉजिकली हाइड्रोजन सल्फाइड बनी है, ये मरकरी उसके साथ मिलके मर्क्यूरिक सल्फाइड बना देती है। और इस मर्क्यूरिक सल्फाइड की जब दोबारा से ऑक्सीडेशन होती है तो ये दोबारा मरकरी 2+ में चेंज हो जाता है। अब ये जो मरकरी 2+ है, इसकी जब मैथिलेशन होती है तो ये देखें, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। ये जो मिथाइल मरकरी बनती है, ये कैन accumulate in the food chain, ठीक है। दिस कैन बी accumulated in the food chain, और इसकी जब डीमेथिलेशन होती है, इससे मिथाइल ग्रुप डिटैच होता है, तो ये दोबारा से मरकरी में चेंज हो जाता है। सो मैथिलेशन और डीमेथिलेशन का रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब इसके साथ मिथाइल मरकरी के साथ एक और मरकरी आके अटैच हो जाती है, तो डाइमिथाइल मरकरी बन जाता है, जो कि वॉलेटाइल होता है, एंड दैट गोज टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। So we can say that the microbially mediated reactions with mercury in the environment, ये हैं जो कि environment को affect करते हैं। होता क्या है, mercury 2+ जो भी मैंने explain किया, can be reduced to elemental mercury by chemical reaction with humic acids or by microbially mediated reactions that are believed to be a detoxification mechanism. Mercury 2+ can be precipitated by reaction with hydrogen sulfide, ये जो मैं बात कर चुका हूँ, produced under sulfate reducing conditions, but can also be released by microbial oxidation of mercuric sulfide, ठीक है। Methylation of mercury, this one, methylation of mercury produces organometals, this one, which can accumulate in the tissues of living organisms. The production of organometals to some extent be balanced by demethylation reactions occurring in both aerobic and anaerobic reactions. So ये दोनों रिएक्शन मैथिलेशन भी हो रहा होता है और डीमैथिलेशन भी हो रहा होता है, ठीक है। इस तरह से जो डीमैथिलेशन का प्रोसेस है और मैथिलेशन का प्रोसेस है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस में ये एक बैलेंस कायम रहता है। सो इस तरह से दिस इज कॉल्ड एज बायोमैथिलेशन, के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिथाइल ग्रुप जो है वो मेटल के साथ अटैच हो जाता है, एंड दिस बिकम्स इवन मोर टॉक्सिक एज इट कैन accumulate in the food chain और इट कैन गो टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, जो रिवर वाटर इज रिच इन आर्सेनिक, so somehow or the other what you can do is you introduce such microorganisms जो इसकी मैथिलेशन करते हैं और इसको डाइमिथाइल सेलेनियम में चेंज करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। वो वॉलेटाइल बनता है और एटमॉस्फेयर में चले जाता है, जैसे इस मरकरी के केस में है, ठीक है। इस तरह से वो जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो वो जो नीचे पानी होता है वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है, उसमें मरकरी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। सर लेकिन एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होगा ना? यस, डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक होगा। उसका हमें कोई वे आउट देखना पड़ेगा कि उसको फिर एनवायरनमेंट में से कैसे कैप्चर किया जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उस पानी को सेव किया जा सकता है,
अगर वो पानी आपने ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करना है, लाइफ स्टॉक के लिए या क्रॉप्स के लिए, तो बजाय इसके कि वो पानी में ज़्यादा हो और वहाँ से वो फूड चेन में जाए, आप उसको डाइमिथाइल फॉर्म में चेंज करके वॉलेटिलाइज कर देते हैं, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है। Then is another consequence of biogeochemical cycle, that is nitrous oxide and Earth's atmosphere. अब आज मेरे ख्याल में आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट कर दी होगी, बल्कि मंगल को करनी थी शायद आपने। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है कैसे प्रोड्यूस होता है। ये नाइट्रोजन साइकिल में ड्यूरिंग डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस जो नाइट्रेट्स हैं वो नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड में चेंज होते हैं, एंड दैट नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन गोज टू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो ये आप आई बिलीव कि आपको इस बात का पता है, आपने इसमें अपनी असाइनमेंट में इसको पढ़ लिया है, रिकॉल कर लिया है कि नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ से आता है अर्थ में। So nitrous oxide gas is released to the atmosphere from both industrial and biogenic sources. So दोनों इंडस्ट्री से भी आ रहा है ये, और माइक्रोबियल या बायोजेनिक सोर्सेज से भी आ रहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, और उस डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है जो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। This nitrous oxide can contribute to both global warming and destruction of ozone layer. So this is a greenhouse gas, this nitrous oxide, and this can contribute, as the other greenhouse gases do, this can contribute to the global warming and destruction of the ozone. So ये global warming के लिए भी responsible है और ozone layer को भी destroy करती है ये nitrous oxide. Why it is of concern? इसकी दो reasons हैं. Nitrous oxide is of concern because of two reasons. वो दो reasons क्या हैं? Number one, it resides for a long time in the atmosphere. दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा देर तक एटमॉस्फेयर में स्टे कर सकती है, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस, even more than 100 years. ठीक है। सो नाइट्रस ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में जाती है तो ये मोर देन 100 ईयर्स तक रिजाइड कर सकती है एटमॉस्फेयर में। सो एक तो ये वजह है जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द सेकंड रीजन इज इट इज हाईली एफिशिएंट इन एब्जॉर्बिंग लॉन्ग वेव रेडिएशंस। ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने में बहुत एफिशिएंट है, विच इज अगेन ए ड्रॉबैक। ठीक है। सो इन दो रीजंस की वजह से जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये हमारे लिए कंसर्न है। हम चाहते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेशन ना हो। A second concern about nitrous oxide is that in the upper atmosphere, solar radiation can photolytically convert nitrous oxide to nitric oxide. एक और वजह जो है वो क्या है कि एटमॉस्फेयर में जो सोलर रेडिएशन है वो इस नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, कर देती है। सो नाइट्रस ऑक्साइड चेंजेस टू नाइट्रिक ऑक्साइड। उससे क्या होता है, दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए कंट्रीब्यूटर ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ये नाइट्रिक ऑक्साइड है एक्चुअली जो ओजोन डिप्लीशन का रोल प्ले करता है। आई बिलीव कि ओजोन का आपको पता है कि ओजोन O3 की एक लेयर है जो हार्मफुल रेडिएशंस को हम तक नहीं पहुंचने देती है। ठीक है। सो सोलर रेडिएशन की वजह से अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड मौजूद है तो फोटोलिटिकली इट इज कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दैट नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। Stratospheric ozone depletion occurs through chemical interaction between sunlight, ozone, and certain reactive chemical species. So stratosphere में, atmosphere में
क्या होता है कि ओजोन की डिप्लीशन कैसे होती है? दिस इज थ्रू केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन सनलाइट, ओजोन एंड सर्टेन रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज। ये मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ओजोन डिप्लीशन। मैं इसका रिएक्शन अभी आपको दिखाऊंगा। सोर्सेज क्या है नाइट्रस ऑक्साइड के? नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती कहां से है? सो एटमॉस्फेयर में जो मेजर सोर्स नाइट्रस ऑक्साइड का है वो तो सॉइल इन्वायरमेंट है, सॉइल में से आती है। जैसे मैं शुरू में ही आपको रिकॉल करवा चुका हूँ कि डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से ये आती है। नाइट्रस ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीनाइट्रिफिकेशन। It is the intermediate in the reduction of nitrate to nitrogen। अगर आप साइकिल रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि नाइट्रेट से जब नाइट्रोजन बनती है तो दरमियान में ये नाइट्रस ऑक्साइड भी बनता है। तो नाइट्रेट से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और फिर नाइट्रोजन, इस तरह से ये पूरा साइकिल चलता है। It may also be the end product of nitrate reduction under certain environmental conditions। Certain environmental conditions में नाइट्रेट की रिडक्शन से भी ये नाइट्रस ऑक्साइड बन सकती है। Nitrous oxide production is also associated with low oxygen conditions। अगर ऑक्सीजन कम है तो तब भी नाइट्रस ऑक्साइड बन सकती है। तो स्ट्रेटजीज क्या हैं, किस तरह से आप नाइट्रस ऑक्साइड की इमिशन जो एटमॉस्फेयर में है उसको रोक सकते हैं? सो दो स्ट्रेटजीज में भी to reduce nitrous oxide emission, following strategies can be used। Number one, improved management practices can be used to maximize plant assimilation of nitrogen। आप ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज करें कि जो नाइट्रोजन आप डालें सॉइल में, पौधा उसका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो असिमिलेट कर ले, उसको यूज कर ले, वो सॉइल में पड़ी ही ना रहे कि वो डीनाइट्रीफाई हो सके। Specific nitrification inhibitors can be used to reduce emission of nitrous oxide। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स यूज करें। अब नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स क्या करेंगे? वो नाइट्रेट्स नहीं बनने देंगे। जब नाइट्रेट्स नहीं बनेंगे तो उनसे डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रस ऑक्साइड नहीं बनेगा। ठीक है, सो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स को यूज किया जा सकता है। अब ये तो हो गई नाइट्रस ऑक्साइड की बात। नाइट्रोजन साइकिल ही में एक और आती है नाइट्रेट कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो नाइट्रेट्स बनते हैं ये ग्राउंड वाटर को कैसे कंटेमिनेट करते हैं? नाइट्रेट डज नॉट नॉर्मली एक्यूमुलेट इन द एनवायरनमेंट। रीजन का आपको पता है कि एक्यूमुलेट क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये लीच डाउन हो जाते हैं टू द ग्राउंड वाटर। अगर वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो या इरिगेशन ज़्यादा हैवी कर रहे हो आप, तो नाइट्रेट्स कैन गो टू द ग्राउंड वाटर। However, the use of ammonia fertilizers and production of large amount of fertilizers results in the addition of excess nitrogen to the soil and groundwater। अगर आप अमोनिया फर्टिलाइजर यूज करें या बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज करें और सॉइल में डालें तो क्या होता है? दीज गो टू द ग्राउंड वाटर, ब्लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? हेल्थ कंसर्न्स क्या हैं इसके? वन इज द मीथीमोग्लोबिनीमिया। मीथीमोग्लोबिनीमिया जो है और ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिजीज है जो नाइट्रेट की हाई कंसंट्रेशन की वजह से होती है। तो क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं कि आप नाइट्रेट की कंटेमिनेशन टू द ग्राउंड वाटर रोक सकें? सो फॉर दैट पर्पस
there should be management of time and amount of fertilizer to the crop, कि आप फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन जो है सॉइल को, उसका टाइम और अमाउंट कंट्रोल करें कि उतनी ही डालें और उसी वक्त डालें जब पौधा मैक्सिमम अपटेक कर ले, ताकि वहाँ पे बहुत कम अमाउंट में नाइट्रेट बचे जो ग्राउंड वाटर के जरिए नीचे ग्राउंड वाटर में जा सके। कंट्रोल ऑफ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ इरिगेशन, ठीक है, आप पानी की टाइमिंग और उसकी अमाउंट उसको कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा हैवी इरिगेशन ना करें और उस वक्त ना करें जब अभी आपने फर्टिलाइजर डाली है और उसके बाद आप हैवी इरिगेशन कर दें कि वो सारी नाइट्रोजन नीचे चली जाए, ठीक है, नाइट्रेट्स नीचे चले जाए। यूज ऑफ स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स, ये कॉन्सेप्ट अब आजकल कॉमन हो गया, आपने एडवांस फर्टिलिटी में पढ़ा होगा कि अब स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स यूज होनी शुरू हो गई हैं कि वो थोड़ी थोड़ी न्यूट्रिएंट्स रिलीज करती हैं जितने के पौधे को ज़रूरत होते हैं, बाकी वो रिलीज ही नहीं करती हैं, सोलुबलाइज ही नहीं होते हैं, लिहाजा वो एज सच सॉइल में रहते हैं, सोलुबलाइज होकर नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स, हम नाइट्रस ऑक्साइड में भी बात कर चुके हैं कि अगर आप नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर्स डाल दें तो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस ही नहीं होगा, नाइट्रेट्स बनेंगे ही नहीं वहाँ पे, लिहाजा उनकी कंटेमिनेशन का चांस कम हो जाएगा। So that was about the nitrogen. Then come composting. ये आपने कार्बन साइकिल में पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन होती है जो। सो कंपोस्टिंग क्या है? Composting is actually a technique that can be used to treat a variety of wastes, including biosolids, municipal solid waste, food and agricultural wastes. जितने भी decomposable materials हैं उनको decompose करके हम एक यूजफुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। उसमें बायोसॉलिड्स हो सकती हैं, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो सकता है, फूड एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकती हैं। कंपोस्टिंग प्रोसेस टर्न्स वेस्ट प्रोडक्ट्स into an organic soil amendment, जैसा कि मैंने अभी कहा, by taking advantage of the normal microbes and optimizing their carbon cycling activities. You know, the microbial law of infallibility, that law says that anything which is naturally made, that has to undergo decomposition. So ये कुदरत का कानून है कि जो चीज़ भी कुदरती तौर पे बनी है उसे अल्टीमेटली जल्द या बदेर डिकम्पोज होना है, और उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है? वो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये काम करने के लिए सूटेबल कंडीशंस या ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं हम जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है और उसमें जो कार्बन होती है वो रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। सो इस प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग कहते हैं। सो कंपोस्टिंग इज डन बाय अ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स एंड फंजाई। या आपने अपनी बीएससी की और एमएससी की क्लास में भी पढ़ा होगा कि कंपोस्टिंग या डिकम्पोजिशन हमेशा एक मिक्सचर ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन से होती है। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंपोस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि एक मिक्सचर होता है। उसकी रीज़न क्या है? ये आपने उस क्लास में पढ़ा होगा कि उसकी रीज़न ये होती है कि जो भी मटेरियल होता है दैट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास लीव्स हैं अगर, तो अब लीव्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, उसमें लिग्निन भी हो सकता है, उसमें सेलुलोज भी हो सकता है, उसमें हेमीसेलुलोज भी हो सकता है। सो हर कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए आपको एक खास एंजाइम चाहिए, और दुनिया में कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है जो हर किस्म के एंजाइम्स प्रोड्यूस कर सकता हो।
एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1, 2, 3 एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हर किस्म के एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता वो। एंड यू नो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। सो अगर सेलुलोज को डिग्रेड होना है तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर लिग्निन को डिकम्पोज होना है तो ऐसे एंजाइम चाहिए जो लिग्निन को डिकम्पोज करते हों। अब ये लाजमी नहीं है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेलुलेज प्रोड्यूस कर रहा है वो लिग्निन को डिकम्पोज करने वाला एंजाइम भी प्रोड्यूस कर रहा हो। सो इसलिए हमें एक मिक्सचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है, क्योंकि जिस मटेरियल को हम डिकम्पोज करना चाह रहे होते हैं वो भी एक मिक्सचर होता है, ठीक है। The number of actinomycetes and fungi are maximum during the thermophilic stage of composting. जो कंपोस्टिंग की थर्मोफिलिक स्टेज है, जब उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस वक्त एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई जो हैं इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। And bacteria are maximum in number when the composting system starts to cool. जब कंपोस्ट ठंडा होना शुरू होता है उस वक्त बैक्टीरिया डोमिनेट करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर्स इन कंपोस्टिंग। सो टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंपोस्टिंग में रोल प्ले करता है। High temperature in composting of wastes is used to kill any viruses and coliform bacteria. So composting का फायदा क्या होता है कि अगर आप एज सच वेस्ट मटेरियल को फील्ड में डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें से आपका फार्म का वेस्ट है तो उसमें वीड्स के सीड हो सकते हैं, उसमें सर्टन पैथोजेंस हो सकते हैं, वो सारे फील्ड में चले जाएंगे। तो फिर आप उसकी पहले कंपोस्टिंग करते हैं। During composting, this is an exothermic process. Very high temperature is produced. That high temperature kills the pathogens and the weed seeds from that material. और दूसरा फायदा ये होता है कि उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लिहाजा आपको उसे हैंडल करना भी इजी हो जाता है। इसलिए आप रॉ फॉर्म में उस मटेरियल को फील्ड में नहीं डालते हैं, बल्कि आप पहले उसको कंपोस्टिंग करते हैं, उसके बाद फील्ड में डालते हैं। जैसे आप अक्सर गांव में देखते हैं कि गांव वाले एक जगह पे वो अपने फार्म का, घर का बचा कुचा कूड़ा कर गोबर वगैरह सारा एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम इवन मंथ्स आफ्टर मंथ्स वो इतना डिकम्पोज हो जाता है कि उस वक्त ये पहचानना मुश्किल नहीं होता कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उस वक्त वो इसको उठाते हैं और उठा के वो खेत में डाल देते हैं। दैट इज कंपोस्ट, जिसे हम फार्म यार्ड मैन्योर भी कह सकते हैं, जब वो वेल डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है। अब उसमें वीड सीड्स खत्म हो जाते हैं, उसमें से पैथोजेंस खत्म हो जाते हैं, लिहाजा वो प्रॉब्लम काज नहीं करती है। High temperatures also help to kill weed seed, which are an undesirable component of final compost product. Optimum temperature for composting is around 60 degree centigrade. इसकी प्री-रिक्विजिट्स क्या हैं? अगर आप कंपोस्टिंग करना चाहते हैं तो उसकी प्री-रिक्विजिट्स क्या हैं? The success depends upon the following. Number 1, the construction of the compost pile and its size. आप जो कंपोस्ट का पाइल या ढेर बना रहे हैं वो कैसा है और उसका साइज क्या है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन मौजूद है, एंड आल्सो द मॉइस्चर। अब अगर शुड ऑर्गेनिक वेस्ट बी एडेड इन रॉ फॉर्म, क्या हमें इसे रॉ फॉर्म में ही डाल देना चाहिए? नो, इसलिए रॉ फॉर्म में इसलिए नहीं डाल सकते हम इसको कि इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। एक क्वालिटी का इशू होगा, उसमें वीड्स होंगी, उसमें पैथोजेंस होंगे, इकोनॉमिक्स का इशू होगा कि इतने ज़्यादा मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होगा,
उसकी बजाय अगर उसको कंपोस्ट करके उसका वॉल्यूम कम कर लिया जाए तो उसकी ट्रांसपोर्ट इजी हो जाएगी। These are the requirements of composting. So you need to have some unstable organic matter, you need to have microbial biomass, you need to have oxygen and you need to have water. ये सारी चीजें होंगी वहां पे suitable तो decomposition का process होगा और उससे क्या होगा, you will be getting a stable organic matter, certain gases will be coming out of that and heat will be produced out of that. Even KPK में मैंने एक प्रोजेक्ट इवेल्युएट किया था, उन्होंने ये किया है कि वो जो घर का वेस्ट वगैरह होता है या फार्म का वेस्ट होता है उसको कंपोस्ट बनाते हैं और उस कंपोस्ट से जो हीट जनरेट होती है उस हीट से वो घर का पानी गर्म करते हैं। इसको उन्होंने बायोगीजर का नाम दिया है, ठीक है। सो इस हीट को वो यूज कर सकते हैं फॉर हीटिंग द वाटर, ठीक है। और इस गैस को भी यूज किया जा सकता है और ये जो स्टेबल ऑर्गेनिक मैटर है जिसको आप कंपोस्ट कह सकते हैं, ह्यूमस कह सकते हैं, दैट कैन बी यूज्ड एज ए वेरी गुड ऑर्गेनिक अमेंडमेंट। अब अगर हम इसको नेचुरली कंपोस्ट होने दें, नेचुरली डिकम्पोज होने दें, ढेर लगा के रख दें, तो ये 90 से 120 डेज तक लेता है कंपोस्ट होने में। जबकि अगर हम मैकेनिकली उसे कर लें तो ये 1 से 2 हफ्ते में ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। एंड दैट्स इट। अब आपका कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, जो कुछ हमने पढ़ा जी। सर कंपोस्ट को हम बायो फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं? नहीं जी, बायो फर्टिलाइजर नहीं कह सकते। बायो फर्टिलाइजर आप कह सकते हैं अगर हम उस ऑर्गेनिक मटेरियल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर दें, उसको एज आप कैरियर। इसके अंदर नहीं मौजूद होते? इसमें यूज होते हैं लेकिन वो नहीं पता ना वो कौन से होते हैं। कैरियर यूज करते हैं सर जी जी, इसको हम कैरियर यूज करते हैं, इसलिए माइक्रोब को कैरियर यूज नहीं करते हैं, कंपोस्ट को कैरियर के तौर पे यूज किया जा सकता है। इसमें सर्टन यूजफुल बैक्टीरिया डाले जा सकते हैं। अगर वो कंपोस्ट करके आप उसमें यूजफुल बैक्टीरिया डाल दें फिर इसको बायो फर्टिलाइजर कह सकते हैं जी। अच्छा सर, इसके लिए मशीन होती है, इसको जो कंपोस्ट करती है मशीन बना है इसके लिए अलग? मैंने आपको दिखाई तो है, अभी तो मैंने आपको दिखाई तो है वो जो मशीन थी, मैंने आपको दिखाई तो थी कि इधर यूनिवर्सिटी में सर, हमारी यूनिवर्सिटी में है सर। हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, हमारे फील्ड में पीछे है। ये देखें, अगर आप किचन पर्पस के लिए करना चाहते हैं तो ये देखें, ये ऐसे अगर आप जस्ट अपने घर में किचन गार्डनिंग के लिए करना चाहते हैं तो आप ये करें कि एक ड्रम ले लें, उस ड्रम में जो डिकम्पोजेबल मटेरियल है वो डालते रहें और उसको मिक्स करते रहें, ठीक है। हर दूसरे तीसरे दिन उसको मिक्स करते रहें किसी चीज से, तो आफ्टर 2-3 वीक्स वो जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा। और गांव में लोग ये करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कंपोस्ट बनाना है विदाउट मशीन तो आप एक गड्ढा खोदें, गड्ढा खोद के उसके नीचे आप प्लास्टिक की शीट बिछा दें ताकि नीचे कोई चीज लीच डाउन ना हो। अपना जो वेस्ट मटेरियल है जो डिकम्पोजेबल है, ऑफ कोर्स उसमें लोहा, प्लास्टिक, शीशा ये चीजें नहीं डालनी। आपने बची हुई खुराक है, फूड है, एनिमल चारा है, ठीक है, या गोबर है, ये सारी चीजें आपने उस गड्ढे में डालते जाना है। और जब वो एक खास हद तक भर जाए उसके ऊपर आपने एक बारीक सी लेयर मट्टी की डाल देनी है। वो मट्टी की लेयर क्यों डालते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद दोबारा आप उसके ऊपर वो ही ऑर्गेनिक मटेरियल डालते जाएं। जब वो आपका पिट जो है वो भर जाए तो उसको प्लास्टिक से कवर कर दें और मेक श्योर कि वो प्रॉपरली मॉइस्ट है, बिल्कुल ड्राई नहीं है। अगर वो मॉइस्ट नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा मॉइस्ट, थोड़ा सा पानी उसके ऊपर छिड़का दें और उसको ऊपर से कवर कर दें, ठीक है। एक हफ्ते के बाद आप उस पे से प्लास्टिक उठाएं और किसी चीज के साथ, हाथ से नहीं, किसी चीज के साथ साइडों से उठा के उसको अंदर डाल देना, जैसे मिक्सिंग करते हैं, साइडों से अंदर फेंकते जाएं,
ठीक है, जी और फिर उसे कवर जी कर दें। एक हफ्ते के बाद दोबारा ऐसे ही करें, हत्ता कि आप देखेंगे कि कुछ जी हफ्तों के बाद जो दरमियान वाला सारा जी मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, बाहर वाला अंदर चला जाएगा, मीन्स उसकी मिक्सिंग हो जाएगी। इस मिक्सिंग की वजह से वो प्रोसेस क्विक हो जाएगा, ठीक है, लिहाजा जी जी कंपोस्टिंग आपकी रैपिड हो जाएगी। आप और जी रैपिड करना चाहते हैं इसको, तो जी आप इस पे वो जो मॉइस्चर आपने शुरू में डाली है, वो मॉइस्चर पानी डालने की बजाय आप ये करें कि आप उसमें जी ये गन्ने का रस डाल दें थोड़ा सा, वो रेडी सोर्स होगा फूड का। अगर आप ये देख रहे जी हैं कि आपका जो मटेरियल है, ये पूरा टॉपिक है, अगर आप ये देखते हैं कि आपका जो मटेरियल है दैट इज रिच इन कार्बन, ठीक है, जी से फॉर एग्जांपल आप वीट स्ट्रा है उसको कंपोस्ट करना चाह रहे हैं, तो जी दैट इज रिच इन कार्बन, तो उसमें तो सी एन जी रेशो बहुत वाइड हो जाएगी। वो कंपोस्ट जो बनेगा वो जब आप फील्ड में डालेंगे तो वाइड सी एन रेशो की वजह से वहां पे इमोबिलाइजेशन होगी। सो उस मटेरियल में आपको जब आप जी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, आपको उसमें थोड़ी सी यूरिया डाल देनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी सी एन रेशो जी नैरो हो जाए जी और वो डिकम्पोजिशन भी जल्दी हो जाएगी और जो मटेरियल बनेगा वो भी अच्छा बनेगा। इसमें और फर्दर इनोवेशन ये हो सकती है जी कि आपने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स डालनी है बाद में, उनका से 1/3 और 1/4 इसी में डाल दें, ठीक है, तो इससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और जी आपकी केमिकल फर्टिलाइजर अगर जी आपने 4 बैग डालने हैं, तो हमने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया है कि आपका 3 बैग से भी उतना ही रिजल्ट मिल जाएगा आपको जितना 4 से मिलना है, ठीक है। सो ये इंडिपेंडेंट टॉपिक आपने एक उसमें भी पढ़ा होगा, एमएससी की क्लास में पूरा हम एक चैप्टर पढ़ाते हैं कंपोस्टिंग पे। यहाँ तो मैंने एक सिर्फ कंपोनेंट पढ़ाया है ना, साइकिल के तौर पे। जी दिस इज एक्चुअली जी कार्बन साइक्लिंग, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी सर ये ना लीचेट क्या होता है? लीचेट इसकी नहीं समझ आई। लीचेट ये सॉइल साइंस वालों को तो पता होना चाहिए लीचेट क्या होता है। लीचिंग क्या होती है, आप ये बताओ लीचेट मुझे पहले। लीचिंग क्या होती है? लीचिंग क्या होती है? लीचिंग होती है मूवमेंट ऑफ वाटर बिलो द रूट जोन। लीचिंग का तो मतलब पता है सर कि क्या है लीचिंग, क्या होती है बताओ ना, लीचिंग क्या जी होती है? जो साल्ट्स न्यूट्रन का होते हैं, जो साल्ट्स होते हैं सर, वो, न्यूट्रन का जार से रिमूव हो जाना, मेरी बात सुने ना, जो मूव कर साल्ट्स देना। होते हैं जी वो आप पानी के जी जरिए रूट जोन से नीचे चले जाते हैं जब, तो उसको हम कहते हैं कि ये लीच डाउन हो गए हैं, ठीक है। जी 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 इसे इसे कहते हैं लीच डाउन हो गए हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक गमला लेते हैं, उस जी गमले में नीचे आपने सुराख रखा हुआ है, ऊपर से जी आप पानी डालते हैं, ठीक है, जी और जी नीचे से वो पानी आप कलेक्ट कर रहे हैं, जी ठीक है। वो जो नीचे से आप कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज लीचेट। ठीक है। लीचिंग वाला जो पानी होता है उसे लीचेट कहते हैं। यस, वो लीचेट है कि वो ऊपर से जो कुछ उसमें था उसमें जी डिजॉल्व होके वो सारा कुछ नीचे लेके गया है। जो ठीक है ठीक है, लाइसीमीटर उसे होते हैं, लीचेट कहते हमारे हैं सर। डिपार्टमेंट में एक लाइसीमीटर बना हुआ है, ठीक है। जो लाइसीमीटर में यही होता है कि ऊपर वो जी डालते रहते हैं जो जी भी उनकी ट्रीटमेंट होती है, और नीचे से वो पानी कलेक्ट करते हैं जिसको लीचेट कहते हैं जी जी। कोई और जी क्वेश्चन आपका? मैं अगला जी टॉपिक शुरू नहीं करना जी चाह रहा क्योंकि अब क्लास छोटी हो गई है, आपकी कोई दूसरी क्लास हो सकती है। आपको मैंने भेजा था सुबह, आपने देख लिया होगा कि अब क्लास 40 मिनट्स की होती है। तो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्लास। 5 मिनट 10 ठीक है मिनट सर। रह गए हैं हमारे। ठीक है सर। तो आप क्वेश्चन ठीक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो सर, पूछ। ये ना लेक्चर सेंड कर दे, पिछला भी सेंड कर दे सर, पिछला मैंने यूट्यूब पे। आपको एक दफा लिंक दे दिया है ना, वहां से ले ली, मैं वहां पे अपलोड कर देता हूँ। जी जी वो जो यूट्यूब का आपको लिंक दिया जी था उस पे मैंने अपलोड कर जी दिया हुआ है, वहां से ले लें आप। जी जी जो यूट्यूब का एक दफा मैंने आपको लिंक दिया है चैनल बना के उस पे रखा है, तो उस पे पिछला जी लेक्चर सर। मैंने रख सर ना दिया। ये लेक्चर, अब तक जितने लेक्चर हुए हैं मैंने सारे रख दिए हैं, और आज का भी अभी मैं क्लास के बाद
इसको भी कन्वर्ट करके वहां पे अपलोड कर दूंगा, ये भी आप वहां से ले सकेंगे। सर वो सेंड नहीं किसने की है, पिछला भी नहीं सेंड किया ये। मैं कह रहा हूं आपको कि एक दफा आपको YouTube चैनल का लिंक बता दिया है मैंने, आप किसी भी वक्त उस चैनल पे जाएं और वहां से उसको डाउनलोड कर लें। लेकिन अगर आपको लिंक ही चाहिए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। वैसे मैंने वो आपको दे दिया है लिंक, पहली दफा दे दिया था कि ये मेरा YouTube का चैनल है, यहाँ पे मैं वो लेक्चर रख देता हूँ, वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक चाहिए व्हाट्सएप पे तो ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेज देता हूँ उसका, वैसे वो YouTube पे पड़ा हुआ है। जी सर ठीक है। ठीक है, चलें जी फिर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हमारी सर आवाज आ रही सर? जो हमारी ट्यूसडे वाली क्लास है, अब वो 9:40 की बजाय 9:20 पे होगी मेरे ख्याल में, हेलो। क्योंकि 10-10 मिनट का पीरियड इन्होंने कम कर दिया है, तो हमारी थर्ड क्लास होगी जितने बजे भी होगी। ठीक है, चलें जी फिर, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।